लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है भाई? बच्चों, हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, लाभ और हानि। ठीक है बच्चों, ये हमारी प्रॉफिट लॉस की चौथी क्लास है। कल की क्लास नहीं हो पाई क्योंकि इंटरनेट एरर था, टेक्निकल इश्यू था। ठीक है बच्चों, एडवांस मैथ की क्लास अभी आपकी रुकी हुई है, 2 दिन और नहीं होगी। 2 दिन के बाद आपकी रेगुलर एडवांस मैथ की क्लास होगी बच्चों, ठीक है ना? 2 दिन के बाद आपके एडवांस मैथ की क्लास रेगुलर होगी, ठीक है बच्चे? अभी एक प्रॉब्लम है, उसके बाद उसको कंटिन्यू करेंगे। चले शुरू करते हैं। हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, शीट मैंने पूरे चैप्टर की बना के अपलोड करवा दी है, ठीक है बच्चों? कल क्लास हमने शुरू भी कर दी थी, 2-3 सवाल भी कराए थे, फिर इंटरनेट एरर आ गया, क्लास रुक गई थी। कोई बात नहीं, आज करते हैं कंटिन्यू, ठीक है? तो ये है प्यारे दोस्तों हमारा प्रॉफिट लॉस। आज की क्लास का पहला टाइप, आज की क्लास का पहला टाइप करते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है, ठीक है बच्चों? यहां प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे हम आर्टिकल्स की टर्म में, आर्टिकल्स के टर्म में, ठीक है बच्चों? ध्यान सुनिएगा। एक आदमी 80 किलो चावल खरीदता है और उसे 30 किलो के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ पर बेच देता है, ठीक है ना? उसके लाभ का परसेंटेज क्या है? सवाल पढ़िए। ए पर्सन बाइस 80 केजी ऑफ राइस। एक आदमी ने 80 किलो चावल खरीदा। ध्यान सुनिएगा, एक आदमी ने 80 किलो चावल खरीदा, खरीदने के बाद उसको बेचा। कितने प्रॉफिट पे बेचा जी? उतने प्रॉफिट पे बेचा है जितना उसने 30 किलो चावल के लिए भुगतान किया था, है ना? तो एक आदमी ने 80 किलो चावल खरीदा, खरीदने के बाद बेचा कितने? 30 किलो चावल के लिए किए गए पेमेंट के बराबर प्रॉफिट पे, है ना? क्लियर है? तो कितने परसेंट का लाभ हुआ? तो एक आदमी ने 80 किलो चावल खरीदा, माना 80 किलो चावल 80 रुपए का खरीदा। मान लीजिए 80 किलो चावल कितने का खरीदा? 80 रुपए का। तो जब उसने बेचा तो बेचने से उसे प्रॉफिट, और कितना प्रॉफिट हुआ? 30 किलो चावल के पेमेंट के बराबर। भाई 30 किलो चावल के लिए कितना भुगतान करेगा? अगर मान लो 1 किलो चावल का लागत मूल्य 1 रुपए है, तो 80 किलो चावल कितने का खरीदा होगा? 80 रुपए का। तो उसने बेचा 30 किलो चावल के पेमेंट के भुगतान के बराबर लाभ पे। 30 किलो चावल के लिए कितना भुगतान करेगा? 30 रुपए। यानी कि उसने 80 रुपए पे कितना प्रॉफिट कमाया? 30 रुपए का। जो कितना आ जाएगा? 1/8 12.5% और 3/8 डायरेक्ट आ गया कितना? 37.5%। तो इस सवाल में तो कुछ है ही नहीं। मान लो जैसे 1 किलो चावल का कॉस्ट प्राइस कितना है? 1 रुपए, ये मान लीजिए। तो उस आदमी ने प्यारे बच्चों 80 किलो चावल खरीदा। 80 किलो चावल कितने का खरीदा? 80 रुपए का। जब बेचा तो 30 किलो चावल के पेमेंट के बराबर उसे प्रॉफिट हुआ। 30 किलो चावल के लिए कितना भुगतान किया होगा? 30 रुपए। तो प्रॉफिट हुआ 80 पे 30 का, यानी कि 3/8 37%। 132 आम बेचने पर एक सेलर को 12 आम के कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस होता है। उसका लॉस परसेंटेज बताइए। समझ में आया सबको सवाल? तो 132 आम बेचने से एक सेलर को 12 आम के कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस होता है। कितना लॉस होता है? 12 आम के कॉस्ट प्राइस के बराबर। सबको बात समझ में आई? ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। 12 आम के कॉस्ट प्राइस के बराबर। आप ये मान लीजिए कि माना एक आम का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1 रुपए है। माना एक आम का कॉस्ट प्राइस कितना है? 1 रुपए, क्योंकि यहां बात किसकी हो रही है? कॉस्ट प्राइस की। एक आम का जैसे सीपी 1 रुपए है, तो एक आदमी ने 132 आम बेचे, तो पहले 132 आम खरीदे होंगे। पहले आदमी 132 आम खरीदेगा, फिर ही तो बेचेगा, है ना? तो एक आदमी ने 132 आम खरीदे 132 रुपए में, फिर उसने बेचे। बेचने से उसे क्या हुआ? लॉस। कितना लॉस हुआ? 12 आम के कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस हुआ। तो एक आम का अगर कॉस्ट प्राइस 1 रुपए है, तो 12 आम का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 12 रुपए। यानी कि 132 रुपए के आम पे उसे कितना लॉस हुआ? 12 आम के सीपी के बराबर 12 का लॉस हुआ। यानी कि लॉस कितना हो गया? 12 से 132 कट गया 11 बार, 1/11 लॉस हुआ। और 1/11 को परसेंटेज में क्या कहेंगे? 9.09% लॉस। ऑप्शन नंबर ए। सब कुछ समझ में है? तो बिल्कुल आसान सवाल है कि नहीं, फ्री के। लेकिन एक लेवल अब आगे बढ़ाते हैं, ये ध्यान से पढ़ो, है ना?
बाय सेलिंग 45 मीटर ऑफ क्लोथ ए ट्रेडर गेन्स बाय 12 मीटर ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है बच्चों, द ट्रेडर्स प्रॉफिट इन परसेंटेज इज। ये पिछले सवाल से हल्का सा अलग है ना, क्यों अलग है ध्यान से पढ़ेगा। एक व्यापारी को 45 मीटर कपड़ा बेचने पे 12 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। 12 मीटर कपड़े के कॉस्ट प्राइस के बराबर नहीं, पिछले सालों में क्या था कॉस्ट प्राइस, यहां क्या है, एक व्यापारी को 45 मीटर कपड़ा बेचने से 12 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है, एक आदमी, देखो क्या हुआ होगा, पहले आदमी ने 45 मीटर कपड़ा खरीदा, फिर 45 मीटर वो कपड़ा बेचा, बेचने से जो उसे प्रॉफिट हुआ है, जितना 12 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस है ना, जितना 12 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस है उतना प्रॉफिट हुआ है। तो बताओ प्रॉफिट परसेंटेज में कितना है। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो यहां प्रॉफिट 12 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो मैंने ये मान लिया कि माना 1 मीटर कपड़े का जो सेलिंग प्राइस है वो 1 रुपए है। क्या मान लिया हमने कि माना 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस कितना है, 1 रुपए। ये मैंने मान लिया 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है। ठीक है बच्चों, एक आदमी ने 45 मीटर कपड़ा बेचा और उसे प्रॉफिट कितना हुआ, 12 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर। अगर 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है तो 12 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 12 रुपए। यानी कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 12 रुपए का। उसको 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ कब, जब उसने 45 मीटर कपड़ा बेचा। अगर 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है तो 45 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 45 रुपए। यानी कि उसने 45 रुपए में 45 रुपए का कपड़ा बेचा, उसे प्रॉफिट कितने का हुआ, 12 रुपए का। उसने 45 रुपए का कपड़ा बेचा, 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस अगर 1 रुपए है, 45 मीटर कपड़ा बेच रहा है तो कितने रुपए का बिकेगा, 45 रुपए का। 45 रुपए का कपड़ा बेचा, 12 रुपए का उससे प्रॉफिट हुआ। तो मुझे बताओ उस कपड़े का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, बताइए बताइए बच्चों। आपने 45 रुपए का सामान बेचा, आपको 12 का फायदा हुआ, यानी कि उसका सीपी कितना होगा, 45 माइनस 12 33 सीपी होगा कि नहीं। 33 रुपए के सामान पे 12 का प्रॉफिट होगा, तभी तो 45 में बिकेगा। 33 प्लस 12 45, यानी कि व्यापारी को प्रॉफिट हुआ 12/33, जो किससे चला गया, 3 से, 4/11। ये आ गया फ्रैक्शन में। परसेंटेज में कितना हो बच्चों, 1/11 9.09, 1/11 9.09%। तो 4/11 क्या आएगा बच्चों, इसका 4 गुना 36.36% प्रॉफिट हो। ऑप्शन नंबर क्या है, ए। मुझे लगता है आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। आगे चलते हैं, ये बताइए बच्चे, करो अगला क्वेश्चन आरपीएफएसआई का। केतन ने 171 कुर्सी बेची और उसे 95 कुर्सी के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। बहुत फेमस सवाल है ये रेलवे में तो। ठीक है बच्चों, केतन ने कितनी कुर्सी बेची बच्चों, केतन ने 171 कुर्सी बेची और 95 चेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। देखो पहले केतन ने 171 चेयर खरीदी होंगी, फिर उनको क्या होगा, बेचा होगा 171 चेयर को। बेचने से जो उसे प्रॉफिट हुआ है वो 95 चेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर हुआ है ना। तो ये मान लीजिए कि माना एक चेयर का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना, 1 रुपए है कि नहीं सचिन, कि माना एक चेयर का सेलिंग प्राइस जो है वो 1 रुपए है ना। तो एक आदमी ने 171 कुर्सी बेची, उसे कितना प्रॉफिट हुआ, 95 चेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो 95 चेयर का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 95 रुपए। तो केतन को 95 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यही है ना बच्चों। कब, जब केतन ने कितनी कुर्सी बेची, 171। अगर एक कुर्सी का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है तो 171 कुर्सी कितने में बेची होंगी केतन ने, 171 में बेची। तो केतन ने 171 रुपए में कुर्सी बेची और कितना प्रॉफिट हुआ, 95 का। तो केतन ने वो चेयर्स खरीदी कितने में होंगी, सीपी क्या होगा चेयर का, 171 में सामान बेचा, 95 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो सीपी क्या होगा, 171 में से 95 घटाएंगे, यानी कि 76 के सामान पे चेतन को कितना प्रॉफिट हुआ,
95 का। सब समझ रहे हैं ना? ये किससे कट गया बच्चों? 19 से। 19 पंजे 95 और 19 चौक 76। ये प्रॉफिट हुआ 5/4। 1/4 क्या होता है? 25%। 5/4 क्या होगा? 5 गुना 25% का 5 गुना कितना? 125% प्रॉफिट हुआ। आंसर क्या आ गया? डी। बताओ, इससे आसान कोई है तरीका? बिल्कुल भी नहीं। सब बच्चे मेरी बात समझ रहे हैं ना? आगे चलते हैं, ये बताइए, करो सवाल नंबर 78। तो मैं आपको जो टाइप पढ़ा रहा हूं वो कंप्लीट पढ़ा रहा हूं, ठीक है? उसमें फिर कोई स्कोप नहीं बचता प्यारे बच्चों। ये बताओ, हाँ जी, एक दुकानदार थोक व्यापारी से सामान खरीद रहा है, ठीक है जी। एक दुकानदार थोक व्यापारी से सामान खरीद रहा है। थोक व्यापारी माल की 165 इकाइयों के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ अर्जित करते हुए माल की 1265 इकाइयों को दुकानदार को बेचता है। थोक व्यापारी का लाभ परसेंट क्या है? बहुत से बच्चों को तो सवाल ही पढ़ के नहीं समझ आएगा कि सवाल कह क्या रहा है ना। इंग्लिश में पढ़ते हैं। एक शॉपकीपर सामान खरीद रहा है किससे? होलसेलर से। दुकानदार छोटा दुकानदार है, वो बड़े दुकानदार होलसेलर से सामान खरीद रहा है। होलसेलर जो सामान बेचता है, ध्यान से पड़ेगा, होलसेलर इज सेलिंग 1265 यूनिट ऑफ गुड्स। होलसेलर 1265 वस्तुएं बेचता है शॉपकीपर को। होलसेलर ने कितनी वस्तु बेची? 1265 वस्तु बेची शॉपकीपर को। आफ्टर गेनिंग द सेल प्राइस ऑफ 165 यूनिट ऑफ गुड्स, कितना प्रॉफिट कमाने के बाद? 165 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट कमाने के बाद। आई ना बात समझ में? कितना प्रॉफिट कमाए? आफ्टर गेनिंग द सेल प्राइस ऑफ 165 यूनिट ऑफ गुड्स। तो होलसेलर ने दुकानदार को कितनी वस्तु बेची? 1265 वस्तु बेची। कितना प्रॉफिट कमाया मेरे प्यारे भाई? 165 आर्टिकल का सेल प्राइस के बराबर प्रॉफिट कमाया, ठीक है? तो आपसे क्या पूछा है? होलसेलर का गेन परसेंट, है ना? यानी कि मेरे भाई होलसेलर ने 1265 वस्तुएं बेची और प्रॉफिट कितना हुआ होलसेलर को? 165 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर, ठीक है ना बच्चों? समझ गए आप मेरी बात? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल समझ। चाहे तो आप यहां पे रेशियो भी ले सकते हैं। मान लो जैसे कि एक यूनिट वस्तु का है ना, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना? 1 रुपए। मान लीजिए कि एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है? 1 रुपए, एक यूनिट का। तो होलसेलर को प्रॉफिट हुआ 165 यूनिट के विक्रय मूल्य के बराबर। अगर एक यूनिट वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है तो 165 वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 165 रुपए। यानी कि होलसेलर को 165 का प्रॉफिट हुआ। कब? जब उसने 1265 यूनिट वस्तु, 1265 यूनिट वस्तु कितने की बेचेगा? 1265 रुपए की। उसने 1265 रुपए का सामान बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ? 165 का। तो उसने खरीदा कितने का होगा बताओ बच्चों? अगर किसी आदमी ने 1265 रुपए का सामान बेचा, प्रॉफिट हुआ 165 का, खरीदा कितने का होगा? 1265 में से 165 घटा देंगे, क्या आ जाएगा? तो 1100 रुपए में खरीदा होगा। 1100 पे 165 का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में कितना? गुणा 1100 पे 165 का परसेंटेज में 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 165/11 कितना आ गया? तो 15% का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर ए। समझ गया ना बच्चों? आगे चलते बताएंगे सवाल अगला 79। 63 आर्टिकल को बेचने से एक आदमी को 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है। उसका लॉस परसेंटेज बताइए। देखो मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह के जो सवाल आते हैं ना, आप रेशियो भी ले सकते हो कि प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज एक रेशियो ही तो है। तो जैसे यार 9 से 63 कट रहा है, कितनी बार कट गया? 7 बार। यानी कि मैंने रेशियो ले लिया 7 बार, ये 1 बार। तो 7 वस्तुओं को बेचने से एक आदमी को एक आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है। मैं ऐसे कह सकता हूं, मैंने क्या ले लिया बच्चों यहां पे? रेशियो। तो 7 वस्तु को बेचने से एक आदमी को एक आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर, किसके? सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है। तो मैंने मान लिया कि एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 1 रुपए। हमने मान लिया कि एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना? 1 रुपए। तो आदमी 7 वस्तुएं बेचता है, कितना लॉस होता है? एक वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर, यानी कि 1 रुपए का लॉस हुआ।
आदमी को 1 रुपए का लॉस हुआ, उसने कितनी वस्तु बेची? 7 वस्तु। 7 वस्तु कितने रुपए की बेची होंगी? आदमी ने 7 वस्तु 7 रुपए की बेची होंगी। 7 रुपए का सामान बेचा, 1 रुपए का क्या हुआ? 1 रुपए का लॉस हुआ, यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य क्या होगा? 7 रुपए का आपने सामान बेचा, 1 रुपए का तो घाटा हो गया, यानी कि आपने खरीदा कितने का होगा सामान? 8 का। 8 रुपए पे 1 का लॉस होगा, 8 में से 1 घटाएंगे तभी तो 7 में बिका होगा, यानी कि लॉस कितना है? 1/8, जो कि कितना हो गया? 12.5% आंसर। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं, बताएंगे। सवाल नंबर 80 करो। इसी टाइप को अब एक लेवल आगे बढ़ाते हैं, है कि नहीं सचिन? करिए। सुलेखा 1040 रुपए में 36 किलो चीनी खरीदती है। सुलेखा 1040 रुपए में 36 किलो चीनी खरीदती है, ठीक है। वह चीनी को 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट पर बेचती है। तो 36 किलो चीनी सुलेखा ने खरीदी कितने रुपए में? 1040 रुपए में। चीनी घर में नहीं रखी सुलेखा ने, उसको बेचा, लेकिन बेचा इस तरीके से कि सुलेखा को 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर क्या हुआ? प्रॉफिट। चीनी बेचने से सुलेखा को 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर क्या हुआ? लाभ। तो आपसे पूछा 5 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस ज्ञात करें। सबको समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर समझ आ गया। तो पहले तो मैं आपको इस सवाल को करने का बेसिक मेथड बताता हूं, फिर हम यहां से एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, है कि नहीं सचिन? देखो, सुलेखा ने 36 किलो चीनी खरीदी 1040 रुपए में, फिर उसको बेचा। बेचा क्या है? 10 किलो चीनी का जो सेलिंग प्राइस है ना, उतना लाभ हुआ सुलेखा को बेचने से, है ना। देखो लाभ क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये तो होता है प्रॉफिट सचिन। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मान लो जैसे 1 किलो चीनी का कॉस्ट प्राइस सीपी है और 1 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस एसपी है, तो 1 किलो चीनी पे इतना प्रॉफिट होगा। 1 किलो चीनी पे कितना प्रॉफिट होगा? एसपी माइनस सीपी। सुलेखा ने 36 किलो चीनी खरीदी है तो पूरी 36 किलो बेची है, तो आप बताओ सुलेखा को 36 किलो चीनी पे कितना प्रॉफिट होगा? 36 से गुणा, है कि नहीं? सुलेखा को 36 किलो चीनी पे कितना प्रॉफिट होगा? 36 से गुणा। तो ये 36 किलो चीनी पे प्रॉफिट आ गया। 36 किलो चीनी खरीदी, फिर 36 किलो चीनी बेची, इतना प्रॉफिट हुआ। और सुलेखा जो प्रॉफिट हुआ है वो 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के हमने इक्वल कर दिया। बच्चों कोई डाउट है? आप बोलोगे नहीं सर, इक्वल कर देते हैं। अब जैसे ही ये हुआ, आप देख सकते हैं ये इधर आ जाएगा। 36 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 26 एसपी। ये बराबर उधर चला जाएगा, माइनस का 36 क्या आ जाएगा? पॉजिटिव 36 सीपी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 26 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस 36 किलो चीनी के कॉस्ट प्राइस के आगे। 26 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस बराबर है 36 किलो चीनी का कॉस्ट प्राइस। अब खुद बताओ 36 किलो चीनी का कॉस्ट प्राइस है क्या? सुलेखा ने 36 किलो चीनी 1040 रुपए में खरीदी है कि नहीं? यानी कि 36 किलो चीनी का कॉस्ट प्राइस ही 36 किलो चीनी का कॉस्ट प्राइस ही 1040 रुपए। क्या आपको बात समझ में आ गई? सुलेखा ने 36 किलो चीनी कितने में खरीदी है? 1040 रुपए में। तो 36 किलो चीनी का सीपी कितना है? 1040 रुपए। ये आ गया। तो यहां से 1 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस क्या है? 26 चौका 104, 40 रुपए। तो बच्चों 1 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस आ गया 40 रुपए। सवाल में क्या पूछा है? 5 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस, तो 5 किलो का 200 रुपए, 1 किलो का 40, 5 किलो का 5 से गुणा 200 रुपए। सबको बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर। ये तो हो गया बेसिक मेथड, आना चाहिए, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब थोड़ा दिमाग लगाओ प्यारे बच्चों, सब बच्चे दिमाग लगाओ कि हम इस चीज को इतना ना लिख के डायरेक्ट कैसे करें, है ना बच्चे। सुलेखा पहले 36 किलो चीनी खरीदती है 1040 रुपए में, फिर वो 36 किलो चीनी बेचती है, ठीक है बच्चों। बेचने से उसे 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है। आप बताओ प्रॉफिट का क्या मतलब है? प्रॉफिट का मतलब है कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया, जो लागत है, आपने लागत कीमत वसूल ली अपनी। लागत कीमत वसूलने के बाद ऊपर से जो पैसा बचा वही होता है प्रॉफिट। मान लो प्यारे दोस्तों ये पेन मैंने 100 रुपए में खरीदा है, तो
मैं इसको बेचता हूं प्रॉफिट में, तो पहले मैं अपनी लागत निकालूंगा 100 रुपए, और जो एक्स्ट्रा में बिका वही क्या होगा, मेरा प्रॉफिट। तो अगर ये सवाल ये कह रहा है कि सुलेखा ने चीनी बेची 36 किलो और उसे 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हुआ, सुनना, तो सुलेखा ने चीनी 36 किलो खरीद के कितनी बेची है, 36 किलो। 36 किलो चीनी सुलेखा ने बेची, लाभ हुआ 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर। यानी कि अगर 36 में से 10 घटा लिया जाए तो यानी कि 26 किलो चीनी बेचकर ही उसने लागत कीमत वसूल कर ली है कि नहीं सुलेखा ने। सुलेखा ने केवल 26 किलो चीनी बेचकर ही लागत कीमत वसूल ली। एक्स्ट्रा 10 किलो जो चीनी बिकी है वो क्या है, वो प्रॉफिट है, यही तो कह रहा है। यानी कि जो 26 किलो चीनी बेची है सुलेखा ने, यही लागत कीमत वसूल ली है उसने, कितनी, 1040 रुपए। क्या डायरेक्ट नहीं आ गया ये, है ना। सुलेखा ने 36 किलो चीनी बेची, जिसमें से 10 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस क्या है, प्रॉफिट। तो बाकी 26 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस क्या, लागत। तो 26 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस 1040 रुपए, तो 1 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 40 रुपए, है ना। तो 5 किलो का डायरेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलिए इसी तरीके से बताएंगे। 81 नंबर, पवन 16,875 रुपए में 70 वस्तुएं खरीदता है, ठीक है ना। तो 70 वस्तुओं का लागत मूल्य कितना है, 16,875। फिर पवन बेचता है, पवन इन्हें 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस पर बेचता है। पवन बेचता है 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस पर। तो पूछा एक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा, ईच आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है। पहले पवन ने 70 वस्तु खरीदी, है ना। 70 वस्तु खरीदने के बाद उसने 70 वस्तु बेची, लेकिन 70 वस्तु बेचने से उसे क्या हुआ, लॉस। कितना लॉस हुआ, 5 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हुआ। यानी कि अगर 5 वस्तु और बेचता तब जाके लागत कीमत वसूल हो पाती कि नहीं, है कि नहीं बच्चों। ये लॉजिक है, समझा ना। पवन ने पहले 70 वस्तु खरीदी और फिर वो 70 वस्तु बेची। बेचने से क्या हुआ, 5 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर क्या हो गया बेटा, लॉस। यही हुआ ना। तो यानी कि अगर 5 वस्तु पवन और बेचता तो कोई लॉस नहीं होता। यानी कि लागत कीमत वसूल करने के लिए, लागत कितनी है, 16,800। लागत कीमत वसूलने के लिए उसे कितनी वस्तु बेचनी पड़ेंगी, 75 वस्तु बेचनी पड़ेंगी, क्योंकि 70 वस्तु बेचने पर तो 5 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर क्या हो जा रहा है, लॉस। तो 75 वस्तु का सेलिंग प्राइस ही क्या है, डायरेक्ट 16,875 रुपए। पूछा क्या है, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस, तो क्या करना था, केवल 75 से भाग, 75 से काटना ही तो है। तो 75 दूनी 150 बचा 18,187, 75 दूनी 150 बचा 375, 187 हो गया ना। तो 75 पंजे, ठीक बच्चों, यानी कि क्या आ गया, 225 रुपए। कोई दिक्कत, मुझे लगता है कर लेंगे। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, आखिरी सवाल, इस टाइप का आखिरी और सबसे टफ सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 82। आखिरी सवाल और इस टाइप का सबसे मुश्किल सवाल है। बहुत दिमाग लगाना है सवाल में, मैक्सिमम बच्चे तो कर ही नहीं पाएंगे, है ना। सवाल क्या है, सवाल है द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड when 60 chairs are sold is equal to the cost price of 45 chairs। यानी कि 60 कुर्सियों को बेचने पर जो हमें प्रॉफिट होता है वो 45 चेयर के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है बच्चों, सवाल आगे ये है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा अगर 21 चेयर फ्री दी जाएं 77 चेयर की बिक्री पर। अगर 77 चेयर की बिक्री पर 21 चेयर मुफ्त दी जाएं तो दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ होगा। सबको समझ में आया। चलो पहली लाइन पे ध्यान दो। केवल देखो, दुकानदार भी अब कहीं से चेयर खरीद के लाता और बेचता है। दुकानदार ने ये देखा कि अगर मैं पहले दुकानदार चेयर खरीद के लाएगा फिर उनको किसी दाम में बेचेगा। दुकानदार ने देखा कि मैं जिस दाम में चेयर बेच रहा हूं
मुझे 60 चेयर को बेचने से 45 चेयर के कॉस्ट प्राइस के बराबर क्या हो रहा है? प्रॉफिट, है ना। 60 चेयर्स बेचने से 45 चेयर के सीपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? इसका मतलब ये नहीं होगा कि 60 चेयर का जो सेलिंग प्राइस है, पहले तो 60 चेयर खरीदी होंगी ना, फिर 60 चेयर उसने बेची होंगी, लेकिन बेचने से प्रॉफिट जो हो रहा है 45 चेयर के कॉस्ट प्राइस के बराबर है कि नहीं? यानी कि 60 चेयर का सेलिंग प्राइस क्या 105 चेयर के सीपी के बराबर है? क्या है कि नहीं भाई? 60 चेयर खरीद रहा है और फिर बेच रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 45 चेयर के सीपी के बराबर। तो यानी कि 60 चेयर का सीपी लागत मूल्य प्लस प्रॉफिट बराबर क्या आ गया? 60 चेयर का सेलिंग प्राइस, है कि नहीं सचिन? डायरेक्ट दिमाग लग पा रहा है? तो 60 चेयर प्लस 45 कितना हो गया? 105। यानी कि 60 चेयर का सेलिंग प्राइस 105 चेयर के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। कोई दिक्कत यहां से? आप बोलोगे नहीं सर। तो ये देख पा रहे हैं किससे कट गया? 15 से। 15 चौका 60 और 15 सत्ते, तो यहां से मैं एक चेयर के सीपी और एक चेयर के एसपी का रेशियो लगा सकता हूं, निकाल लूंगा ना, है भाई। अगर मैं एसपी इधर लाऊंगा तो 7 उधर चला जाएगा, यानी कि 4:7। तो एक चेयर के कॉस्ट प्राइस और एक चेयर के सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया कि नहीं आ गया? दुकानदार के लिए आ गया भाई। अगर एसपी उधर ले जाओगे तो 7 इधर आ जाएगा, 4/7। यानी कि दुकानदार अगर 4 रुपए की चेयर खरीद के ला रहा है तो कस्टमर को एक चेयर 7 रुपए की बेच रहा है। अगर इस हिसाब से बेचेगा तो 60 चेयर बेचने से 45 चेयर के सीपी के बराबर प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। अब इसके आगे एक और सवाल बना दी। यहां 2 क्वेश्चन है, एक सवाल सॉल्व हुआ, अभी एक आगे है। बताओ प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा अगर 21 चेयर फ्री दी जाए 77 चेयर की सेल पर? क्या आपको इसका मतलब समझ में आ रहा है? दुकानदार ये कह रहा भाई साहब देखो, मैं 4 रुपए की चेयर कितने की बेचता हूं? 7 रुपए की बेचता हूं। 4 की खरीद के लाता हूं, बेचता हूं 7 रुपए की। मेरी दुकान में आओ, अगर आप मुझसे 77 चेयर खरीदोगे तो मैं आपको 21 चेयर फ्री दूंगा, है ना। दुकानदार कह रहा है कि अगर आप मुझसे 77 चेयर खरीदोगे तो मैं आपको 21 चेयर फ्री दूंगा। यानी कि मैं आपको टोटल कितनी चेयर दूंगा? 98। दुकानदार कह रहा है कि मैं आपको घर पे टोटल कितनी चेयर दूंगा? 98। यही तो कह रहा है कि आप मेरे से 98 चेयर ले जाओ और मुझे पैसा केवल 77 चेयर्स का ही दो, 21 चेयर क्या ले जाओ फ्री। ऐसे ही कह रहा है दुकानदार। समझ रहे हो मेरी बात? दुकानदार क्या कह रहा है कि आप मेरे से टोटल 98 चेयर ले जाओ, जिसमें से 77 चेयर ही मुझे पे करना और 21 चेयर क्या ले जाना? घर को फ्री ले जाना। तो ये कब कर पाएगा दुकानदार? पहले तो दुकानदार खुद 98 चेयर खरीद के लाएगा। 98 चेयर खरीद के लाने के बाद वो कस्टमर को रिझाएगा, कस्टमर से बोलेगा भाई 77 चेयर का पैसा दे और 21 फ्री में ले जा। तो पहले तो खुद दुकानदार को 98 चेयर खरीदनी पड़ेंगी, तभी तो दे पाएगा टोटल। तो दुकानदार पहले 98 चेयर खुद खरीदेगा, है कि नहीं बच्चों? एक चेयर का सीपी कितना है? 4। 98 चेयर का सीपी कितना होगा? 90। तो दुकानदार 98 चेयर खुद खरीदेगा, लेकिन जब वो बेचेगा तो कस्टमर से 98 चेयर का पैसा नहीं लेगा। कस्टमर से कितना पैसा लेगा? केवल 77 चेयर का पैसा लेगा, 21 क्या देगा? फ्री। यानी कि कस्टमर से वो वसूलेगा 77 चेयर का सेलिंग प्राइस। अगर एक चेयर का सेलिंग प्राइस 7 है तो 77 चेयर का सेलिंग प्राइस क्या होगा? बहुत लॉजिकल बात है कि दुकानदार ये कह रहा है कि 77 चेयर खरीदो और 21 फ्री ले जाओ, यानी कि घर को कितनी दे रहा है दुकानदार? टोटल 98 चेयर। तो दुकानदार पहले 98 चेयर खरीद के लाएगा, दुकान में सजा लेगा, फिर कस्टमर से बोलेगा 77 चेयर ही खरीदो, 21 फ्री ले जाओ, यानी कि कस्टमर से पैसा लेगा 77 चेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक है बच्चों? तो यानी कि अल्टीमेटली दुकानदार इतने रुपए का सामान खरीद के इतने रुपए में बेचेगा कि नहीं? लाभ कितना होगा? क्या ले लेंगे अपन लोग? रेशियो। 7 से 98 14 और काटते हैं, 7 से 77 11 बार, 7 से 14 तो यह आ गया 4 दूनी 8 रेशियो 11। अल्टीमेटली दुकानदार ने 8 का सामान 11 में बेचा, कितना प्रॉफिट दिया? 3 का प्रॉफिट हुआ 8 पर, 1/8 12.5%, 3/8 प्रॉफिट हुआ। बताओ, है ना गजब का सवाल?
है ना पीक लेवल क्वेश्चन इस टाइप का। ये इस टाइप का पीक लेवल का क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, इससे ऊपर सवाल नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलें। समझ गए ना सचिन? ये जो भी टाइप पढ़ें उस पे इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, प्री मेंस इकट्ठे पढ़ें। वो बहुत गलत बात है कि पहले बच्चा प्री प्री का माल पढ़ता है फिर मेंस के लिए पूछता है। ऐसे नहीं होती तैयारी, है ना? तैयारी एक साथ होती है बेटा। ठीक है जी। चलो, अगला कॉन्सेप्ट बहुत आसान है भाई, ये बताओ है बच्चों, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालना हो तो हमेशा किसको बेस मान के निकाला जाता है? सी को, सीपी को। अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकालना है तो हमेशा किसको बेस मान के निकाला जाता है बच्चों? सीपी को। ठीक है ना बच्चे, ध्यान सुनिएगा। एक बात समझो आप, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, कुल लाभ या हानि प्रतिशत। ओवरऑल का क्या मतलब होता है? ओवरऑल का मतलब है कि मान लीजिए आपने दुकान खोली परचूने की। ठीक है बच्चों, परचूने की दुकान में आप सरफ भी बेचते हो, साबुन भी बेचते हो, तेल भी बेचते हो, गेहूं भी बेचते हो, आटा भी बेचते हो, चावल भी बेचते हो, हर सामान बेचते हो। हर सामान का लागत मूल्य अलग अलग है ना? आप हर सामान पे अलग अलग परसेंट प्रॉफिट कमाते हो। हर सामान का सीपी अलग अलग है, हर सामान का प्रॉफिट परसेंटेज भी क्या अलग अलग। आप दिन भर बिक्री करते हो तो शाम को अपना गल्ला चेक करते हो। गल्ले में क्या चेक करोगे कि आपने टोटल कितने रुपए का सामान खरीदा था और आपको कुल सामान पे कितना प्रॉफिट हुआ, यही निकालोगे ना। यानी कि सारी खरीदी गई वस्तुओं पर सारा लाभ कितना है, वही क्या कहलाएगा? ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। यानी कि पूरे बिजनेस पर सभी वस्तुओं पर मिलाकर होने वाले प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। ठीक है बच्चों, तो ये अभी तो खैर बेसिक टाइप पढ़ने वाले हैं कि मान लीजिए आप दो वस्तु खरीदते हो सेम कॉस्ट प्राइस पर। आपने दो वस्तु खरीदी समान क्रय मूल्य पर, लिखा हुआ है क्या? सेम सीपी, है ना? ठीक है बच्चों, आपने दो वस्तु खरीदी हैं सेम कॉस्ट प्राइस पर। क्लियर है बच्चों? आपने दो वस्तु खरीदी सेम कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस सेम, इसका मतलब है दोनों के सीपी का रेशियो क्या होगा? 1:1। आपने दो वस्तु खरीदी सेम सीपी पर, यानी कि दोनों के सीपी का रेशियो 1:1। फिर आपने पहली वस्तु को बेचा 10% प्रॉफिट पे और दूसरी वस्तु को आपने बेच दिया 16% के प्रॉफिट पे। तो आपने दो वस्तु खरीदी है समान कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि दोनों के सीपी का रेशियो क्या है? सेम है, 1:1। पहली वस्तु आपने 10% लाभ पर बेची, दूसरी 16% लाभ पर बेची। तो मुझे बताओ दोनों वस्तुओं पर मिलाकर, है ना, फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों वस्तुओं पर मिलाकर आपको कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? दोनों वस्तुओं पर मिलाकर। सब कुछ समझ में आया? तो ये क्या डेविएशन नहीं है बच्चों? क्या है ये? डेविएशन। बीच में क्या आ गया? प्लस आ गया ना। और बताओ प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाता है? इसलिए मुझे बेस की तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ही नहीं होती, हमें क्या चाहिए? बेस का रेशियो। यहां सीपी क्या है? दोनों वस्तुओं का सेम है। हमने आपको पढ़ा रखा है परसेंटेज चैप्टर में कि अगर बेस सेम है तो ओवरऑल वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? एवरेज लेके। अगर पहली वस्तु को आपने 10% प्रॉफिट पे बेचा है, दूसरी को 16% प्रॉफिट पे बेचा है, तो दोनों वस्तु पे कुल मिला के आपको ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 10 और 16 का एवरेज, यानी कि इनको जोड़ के आधा कर दो। 26 का आधा कितना आ गया? तो सेकंड पे 13% का आपको प्रॉफिट होगा। कोई डाउट है कि नहीं सचिन? समझ में आई बात? आगे चलते हैं, बताइए। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था, अब हम इस पे भी सवाल करेंगे। ठीक है ना? तो ये हमारा अगला टाइप चलता है 83। अगर दो वस्तु हैं, दो वस्तु खरीद रहे हो सेम सीपी पर, तो क्या कर दीजिए बच्चों? जोड़ के आधा कर दो। तीन वस्तुएं, तीन को जोड़ के 3 से भाग कर दो। क्या लेना है बेसिकली? एवरेज। एक आदमी ने दो वस्तु खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 4158 थी। ध्यान सुनिएगा, एक आदमी ने दो वस्तु खरीदी, प्रत्येक की कीमत 4158 थी, यानी कि दो वस्तु खरीदी है सेम कॉस्ट प्राइस पर, सेम सीपी पर खरीदी है। उसने एक वस्तु 15% लॉस पर बेची। दूसरी वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए कि कोई लाभ या हानि प्रतिशत अर्जित ना हो? क्या आपको सवाल समझ में आया? एक आदमी ने दो आर्टिकल खरीदे, दोनों ही आर्टिकल सेम दाम पे खरीदे हैं, 45
₹8 ईच, यानी कि सेम सीपी है। ही सोल्ड वन आर्टिकल एट 15% लॉस, उसने पहले आर्टिकल को 15% लॉस पर बेचा। सवाल यह है कि दूसरे आर्टिकल को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा जाए जिससे कि पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो, दोनों वस्तु पे मिलाकर। क्या इससे आसान सवाल कोई दुनिया में हो सकता है? अगर एक आदमी ने दो वस्तु खरीदी है सेम सीपी पर, एक पे 15% लॉस हुआ, अगर दूसरे पे 15% प्रॉफिट हो जाए तो क्या नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं हो जाएगा? यानी कि आंसर क्या आ गया? ए। भाई एक आदमी ने दो वस्तु खरीदी, माना इसकी कोई जरूरत नहीं, आपको क्या दिया, केवल कंफ्यूज करने के लिए। बस यहां इस बात की जरूरत है कि दोनों वस्तु सेम सीपी पर खरीदी है। क्या जरूरत है? सेम सीपी पर। मान लो 100 रुपए खरीदे, एक पे 100 का 15% 15 लॉस हो गया, दूसरे पे 100 का 15% 15 प्रॉफिट हो जाए, 15 का लॉस 15 का प्रॉफिट, खत्म। नील बटे सन्नाटा हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, जीरो हो जाएगा। चलिए अगला। एक आदमी ने दो वस्तु खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3050 थी। ये जो ना 3050, इसका कोई वैल्यू, कोई मकसद सवाल में नहीं है। इसका केवल एक ही अर्थ है कि एक आदमी ने दो वस्तु खरीदी और दोनों ही वस्तु समान कीमत पे खरीदी है। समान कीमत क्या बता रखे? 3050 रुपए, जिसका कोई मतलब नहीं है। बस यहां से हम ये पता कर सकते हैं कि दो वस्तु एक आदमी ने खरीदी समान कॉस्ट प्राइस पर, है ना। एक वस्तु को उसने 13% प्रॉफिट पर बेचा, दूसरे को 25% प्रॉफिट पर बेचा। कुल कितने परसेंट लाभ कमा? इससे आसान है क्या सवाल? दो वस्तु सेम सीपी पर खरीदी, एक पे 13% प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 25%। तो दोनों वस्तु पर कुल मिलाकर ओवरऑल कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ इनका? एवरेज। दो वस्तु है ना, जोड़ के 2 से भाग कर दो, क्या आ गया आंसर? 13 25 38 का आधा 19। कोई डाउट? आ गए, ये बताएंगे। 85 नंबर। एक व्यापारी 3000 रुपए पर वस्तु के हिसाब से दो वस्तु खरीदता है, यानी कि 3000 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से दो वस्तु खरीदी, यानी कि सेम सीपी, है ना। ऐसा चिप। एक आदमी ने दो वस्तु खरीदी सेम सीपी पर, बेचते समय एक पे 10% का प्रॉफिट हुआ, दूसरी पर उसे 20% का लॉस हुआ। प्रॉफिट है तो पॉजिटिव, लॉस है तो माइनस। दूसरी पे 20% लॉस हुआ। कुल हानि प्रतिशत कितना हो? एक वस्तु पे 10% प्रॉफिट है, दूसरी पे 20% लॉस है, लॉस है तो माइनस। दोनों सेम सीपी पे, तो कुल कितना लॉस परसेंट हुआ इनका एवरेज? एक पे 10% प्रॉफिट है +10, दूसरे पे 20% लॉस है -20, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, क्या आएगा? -10 का आधा -5%। फाइनल आंसर निगेटिव आ रहा है, यानी कि 5% आपको लॉस होगा। डी ऑप्शन आंसर आ गया। ये बताइए 86 नंबर। करो। एक आदमी ने तीन वस्तु खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3000 रुपए थी। तो एक आदमी ने तीन आर्टिकल खरीदे हैं, हर एक की कीमत 3000 रुपए, यानी कि सेम सीपी पर तीन आर्टिकल खरीदे। फिर तीन आर्टिकल खरीदने के बाद उसने बेच दिया। पहली वस्तु को बेचा 15% प्रॉफिट पे, दूसरी वस्तु को बेचा 10% प्रॉफिट पे, और तीसरी को बेचा 15% लॉस पे। तीसरे को बेचा उसने 15% लॉस पे। कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। पहली वस्तु पे 15% प्रॉफिट है, दूसरी वस्तु पे 10% प्रॉफिट है, तीसरी पे 15% लॉस है। तीन वस्तु है, तीनों का सीपी सेम है, प्रत्येक की कीमत 3000 रुपए थी, तीनों सेम दाम पर खरीदी है। तीनों पे मिला के कुल कितना प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होगा? तीन वस्तु है ना, तो जोड़ के 3 से भाग करना है ना। अगर दो संख्याओं का एवरेज निकालना है, जोड़ के 2 से भाग कर दो। तीन संख्याएं हैं, एवरेज निकालना है, जोड़ के 3 से भाग करेंगे। चार संख्याओं का एवरेज निकालना है, जोड़ के 4 से भाग करेंगे। तो +15 -15 कट गया, 10/3% प्रॉफिट। तो ओवरऑल 10/3% प्रॉफिट आएगा, बी ऑप्शन। तो ये आसान टाइप है कि नहीं बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। अब इसी को एक लेवल ऊपर करते हैं ना, सेम टाइप को ही एक लेवल ऊपर करते। आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर अगर सीपी सेम ना हो, अलग अलग हो वस्तुओं का, तो फिर हम ओवरऑल प्रॉफिट लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे? आ रहा है ना डाउट, है ना, कि हम दो वस्तु खरीदते हैं अलग अलग कॉस्ट प्राइस पे, तो सर हम फिर प्रॉफिट लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे? ये देखो बेटा 87 नंबर, बताइए।
ए ने दो वस्तु 4680 और 7020 में खरीदी, ठीक है, और उन्हें 6% और 14.5% के प्रॉफिट पर बेच दिया, ठीक है। उसका कुल प्रॉफिट परसेंटेज क्या था? कुल प्रॉफिट, ओवरऑल गेन परसेंटेज। ओवरऑल गेन परसेंटेज का मतलब क्या है बच्चों? कि दोनों वस्तुओं के कुल लागत मूल्य पर, यानी कि आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है। कुल कितने परसेंट का फायदा हुआ, तो आप ये निकालो, पहली वस्तु पे कितना प्रॉफिट है, दूसरी वस्तु पे कितना प्रॉफिट है। पहले आप टोटल प्रॉफिट निकालो, पहले आप दोनों वस्तुओं का टोटल प्रॉफिट निकालो, फिर नीचे क्या रखेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज में गुणा 100%। ये तो बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन हो गई। अब आप एक बात बताइए, ध्यान सुनिएगा, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाता है? सीपी को। तो एक आदमी ने दो वस्तु खरीदी, मान लो फर्स्ट और सेकंड। पहली वस्तु 4680 में, दूसरी कितने, 7020 में। दोनों का सीपी दिया हुआ, आपको सीपी की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ही नहीं, आप क्या ले लो, दोनों के सीपी का रेशियो ले लो। बताओ 4680 और 7020 किससे कट जाएगा? जीरो से तो जीरो कट गया, 7 2 9 है, 4 6 10 8 18, यानी कि 18 से कट जाएगा। दोनों नंबर 9 से कट रहे हैं, दोनों इवन है, तो 2 से भी कट जाएंगे 18 से, हैं? हाँ वो भी सही है। चलो 18 से अगर काट के दिखाऊं तो 18 तिया 36 और 10 18 छिक्का 108, और ये 18 तिया 54, नहीं कितना हो जाएगा, 18 दूनी जाएगा, नहीं 18 दूनी 10 18 छिक्का 108, 18 तिया 54, और कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 16 18 निम्मा 100, फिर 13 से 13 दूनी 26, 13 तिया, यानी कि दोनों वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य का अनुपात क्या आ गया, 2:3। ठीक बच्चों, ये दोनों के सीपी का रेशियो आ गया। अब उसने पहली वस्तु बेची कितने प्रॉफिट पर, 6% प्रॉफिट पर। दूसरी वस्तु को उसने बेचा कितने प्रॉफिट पर, 14.5% के प्रॉफिट पर। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो उसने दोनों वस्तुओं को बेचा, पहली पे 6% प्रॉफिट और दूसरी पे 14.5%। प्रश्न ये है कि ये बताइए, दोनों वस्तुओं पर यानी कि फर्स्ट प्लस सेकंड पर मिलाकर ओवरऑल कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब प्लस, दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर कितने परसेंट फायदा हुआ? और जहां बीच में आया प्लस, वहां क्या लगा, उड़ के डेविएशन हो गया कि नहीं? पहली पे 6% प्रॉफिट, दूसरी पे 14.5, तो क्या 14.5 को ब्रेक करके सचिन ऐसे नहीं लिख सकते, 6% प्लस 6% प्लस 8.5%? अब आप खुद ही सोचो प्यारे भाई, आपने पहली वस्तु को भी 6% प्रॉफिट पर बेचा, दूसरी वस्तु को भी 6% प्रॉफिट पर बेचा, तो ओवरऑल 6% प्रॉफिट तो होना ही होना है, होना ही होना। लेकिन दूसरी वस्तु पे 3 का 8.5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, दूसरी वस्तु पे 3 का 8.5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। ये जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट है सभी में डिवाइड हो जाएगा टोटल। टोटल सीपी कितना है दोनों वस्तुओं का, दोनों वस्तुओं का टोटल सीपी कितना है, 2 + 3, टोटल में डिवाइड कर देंगे बटे 5। 5 से 8.5 चला जाएगा 1.7, तो 17 3 51 5.1, 6 में 5.1 जोड़ देंगे तो क्या आ गया, 11.1%। तो दोनों वस्तु पर मिलाकर कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 11.1%। डी ऑप्शन। अब तो डाउट खत्म हो गया आपके मन का भाई। अगर दो वस्तु सेम सीपी पर खरीदी जाए, डायरेक्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी, एवरेज लेना है। अगर अलग अलग सीपी है तो कैसे निकालेंगे फिर आप लोग, डेविएशन से। अब जिस बच्चे को डेविएशन आता ही नहीं, वो इसकी कैलकुलेशन करते करते ही पागल हो जाएगा कि नहीं, है कि नहीं बच्चों? क्योंकि टोटल सीपी फिर टोटल प्रॉफिट डिवाइड करो, मुश्किल काम है। चले एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा, 88 नंबर। राधा 10,000 में कंप्यूटर टेबल और 5,000 में सेंटर टेबल खरीदती है, ठीक है। कंप्यूटर टेबल को 8% प्रॉफिट पर बेचती है। पूरे ट्रांजैक्शन में 10% लाभ प्राप्त करने के लिए, पूरे लेन देन मतलब कंप्यूटर टेबल प्लस सेंटर टेबल बोथ, ठीक है ना। कंप्यूटर टेबल सेंटर टेबल पे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए सेंटर टेबल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? समझ में आया ना? ये क्या उल्टा सवाल है। राधा ने कंप्यूटर की टेबल और सेंटर टेबल खरीदी है, यही है ना बच्चों, सेंटर टेबल।
कंप्यूटर टेबल 10,000 रुपए में, सेंटर टेबल 5,000 रुपए में, यानी कि कंप्यूटर टेबल और सेंटर टेबल के सीपी का रेशियो कितना है? 10,000 और 5,000, 2:1। फिर जब राधा ने बेचा तो राधा ने कंप्यूटर टेबल को बेचा 8% के प्रॉफिट पे। अगर राधा ओवरऑल कंप्यूटर टेबल प्लस सेंटर टेबल पे मिला के ओवरऑल कितना प्रॉफिट कमाना चाहती है? ओवरऑल प्रॉफिट 10% कमाना चाहते, तो प्रश्न यह है कि सेंटर टेबल को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचना चाहिए? क्या यह रिवर्स डेविएशन का सवाल नहीं है? बेशक डेटा आसान है, आप बेसिक से भी कर सकते हो, है ना। मैंने सिखाया आपको कि अगर ओवरऑल 10% प्रॉफिट चाहिए तो कंप्यूटर टेबल पे भी 10% प्रॉफिट होना चाहिए और सेंटर टेबल पर भी। लेकिन कंप्यूटर पे कितना प्रॉफिट हो? 8%। 10 से 8 कितना कम है? 2% कम है। तो कंप्यूटर टेबल पे 2 का 2%, 4% कम प्रॉफिट हुआ। तो बैलेंस करने के लिए 4% क्या कर देंगे? एक्स्ट्रा कर देंगे। ये आपको ओवरऑल 10 पे बैलेंस करना है, कितने के? सेंटर टेबल पर, बटे 10 4 14%। तो 5-7 सेकंड में आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? मुझे लगता है कि अब आप इस तरह के सवालों को कर लेंगे। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, अगला टाइप, ठीक है ना। यही है कॉन्सेप्ट, ये एक लेवल और आगे बढ़ रहे हैं अब हम, है ना। सवाल नंबर आपके सामने 89। एक आदमी ने 9,000 रुपए प्रत्येक की 2 घड़ियां खरीदी, ठीक है। एक आदमी ने दो घड़ी खरीदी है, दोनों ही 9,000 रुपए की, सेम सीपी है। एक आदमी ने 2 घड़ी खरीदी है, दोनों का सीपी सेम है, 9,000 रुपए ईच। एक घड़ी को 10% लॉस पर बेचा। कुल मिला के 18% प्रॉफिट कमाने के लिए दूसरी घड़ी किस कीमत पर बेचनी चाहिए? सबको समझ में आया सवाल? बताओ। उल्टा क्वेश्चन है। एक आदमी ने 2 घड़ी खरीदी है 9,000 रुपए ईच, सेम सीपी पर। उसने पहली घड़ी को बेचा 10% लॉस पे, है कि नहीं सचिन? बोला कुल मिलाकर, यानी कि दोनों घड़ी पे ओवरऑल 18% प्रॉफिट अगर कमाना है तो मुझे बताओ सेकंड घड़ी को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा? क्या इन अगर सीपी सेम है तो इन दोनों का एवरेज ही 18 नहीं बनना चाहिए? बोलो। एवरेज, अगर दो संख्याओं का एवरेज 18 है तो जोड़ के कितना आना चाहिए? 36। दो संख्याओं को जोड़ के 36 आएगा तो उसका आधा करेंगे तभी तो एवरेज 18 होगा। यानी कि इन दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए? 36। तो ये अगर -10 है तो सेकंड घड़ी को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा? 46% प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा। -10 और 46 का एवरेज आप लेंगे 36/2, तो ही तो ओवरऑल प्रॉफिट 18% बनेगा, है कि नहीं सचिन? यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट? ठीक है बच्चे। दूसरा समझ में आ गया ना सबको? -10 प्लस क्वेश्चन मार्क का एवरेज ही कितना होना चाहिए? 18। ठीक है बच्चे। दूसरा आप ये भी सोच सकते हैं यहां पे कि ओवरऑल कितना बनना चाहिए? 18% प्रॉफिट। तो 18 से -10 कितना कम है? 28 कम है। अगर ये 28 कम है, एवरेज का मतलब क्या होता है? बीचों बीच की संख्या। एवरेज मतलब बीचों बीच की संख्या। अगर 18 से -10 28 कम है, 18 से -10 28 कम है, तो 18 से कितना? 28 ज्यादा होना चाहिए। 18 से 28 ज्यादा कितना आ गया? बताओ। 18 में 28 जोड़ेंगे क्या आ गया? 46%। तो सेकंड घड़ी को 46% लाभ पर बेचना चाहिए। सेकंड घड़ी का सीपी कितना है? 9,000। अगर 9,000 पे 46% लाभ कमाएंगे तो बेचेंगे कितने? 100% पे 46% प्रॉफिट होगा तो बेचोगे 146% में ही आ गया बच्चे, ठीक है ना। तो क्या आएगा? 9 छिक्का 54, जीरो के बाद 4 आएगा। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन, ठीक है ना। कोई डाउट? ये बताइए। दो वस्तु एक्स और वाई के कॉस्ट प्राइस सेम है, ठीक है। वस्तु एक्स को 20% प्रॉफिट पर और वाई को एक्स के सेलिंग प्राइस से 126 रुपए कम में बेचा गया। इफ द नेट प्रॉफिट बाय सेलिंग बोथ द आर्टिकल इज 14%। नेट प्रॉफिट का मतलब दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर लाभ, है ना। दोनों आर्टिकल पर कुल मिलाकर कितना लाभ है? 14%। तो आपसे पूछा ईच आर्टिकल का सीपी क्या है? सबको बात समझ में आ गई? करिए। देखो बच्चों,
दो वस्तु हैं एक्स और वाई, उनका कॉस्ट प्राइस क्या है? सेम। सेम सीपी है। प्रश्न में यह बोला गया है कि एक्स को बेचा गया 20% प्रॉफिट में। सवाल में यह भी कहा गया है कि वाई को एक्स के सेलिंग प्राइस से 126 रुपए कम में बेचा गया, यानी कि वस्तु वाई को एक्स से 126 रुपए कम में बेचा गया, यही तो कह रहा है ना। वस्तु वाई को एक्स से 126 रुपए कम में बेचा गया है। दोनों पर कुल मिलाकर कितना प्रॉफिट है? दोनों वस्तु पर कुल मिलाकर 14%। तो आप एक क्या ये नहीं बता सकते कि दूसरी वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचा गया होगा? नहीं निकाल सकते, बताइए। ये क्या होगा? एवरेज। अगर सीपी सेम है तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा? नेट प्रॉफिट है 14%, एवरेज होगा। अगर 14 से 20 6 कम है, खुद सोचो ना बच्चों, 14 मतलब ये एवरेज होना चाहिए बीचों बीच की संख्या। 14 से 20 6 कम है, सॉरी 14 से 20 6 ज्यादा है, तो यहां पे 14 से 6 कम आएगा। कितना? यानी कि वस्तु वाई को 8% लाभ पर बेचा गया। 20 और 8 28 का आधा, बताओ। दो वस्तु हैं, उनका कॉस्ट प्राइस क्या है? सेम। पहली वस्तु को बेचा गया 20% लाभ पर, दूसरी वस्तु को बेचा गया 8% लाभ पर। तो दोनों के जो है, दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना आएगा? 12 है बच्चों। पहली को 20% प्रॉफिट पे बेचा गया, दूसरी को 8% प्रॉफिट पे बेचा गया। तो दूसरी वस्तु को पहली वस्तु से 12% कम में बेचा गया कि नहीं? क्योंकि दोनों का सीपी क्या है? सेम है ना। तो फर्क किस में आएगा? केवल प्रॉफिट में। पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, दूसरी को 8%, तो दूसरी को पहली वाली से 12% कम में बेचा। जबकि सवाल के अनुसार कितने रुपए कम में बेचा? यानी कि 12% की वैल्यू ही बच्चों सवाल में कितनी है? 126 रुपए के बराबर है। आई ना बात समझ में? तो आपसे क्या पूछा? प्रत्येक वस्तु का सीपी। सीपी यानी कि 100% की वैल्यू। तो यहां से 1% क्या आएगा? 126 को अगर 12 से भाग देंगे तो 12 2 120, 6/12.5, 1% आ गया 10.5। तो 100% कितना आ गया? 1000 आंसर। कोई डाउट? तो 1050 रुपए आ गया प्रत्येक वस्तु का क्रिय मूल्य। कोई दिक्कत है? अच्छा, आप ये भी देख सकते हैं कि बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस ही तो दिया हुआ है। ओवरऑल कितना प्रॉफिट है? 14%। 14 से 20 6% ज्यादा है, तो 14 से 6% कम होगा। तो +6 और -6 का डिफरेंस ही तो 12 आएगा। ये +6 और -6 का डिफरेंस ही तो 12 आएगा। मैं कहूं इस 6 का दुगुना ही तो 12 आएगा, है कि नहीं बच्चे? चलिए सवाल करके दिखाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। सीपीओ 2024 के पेपर का पूछा हुआ एग्जैक्ट सवाल है ये, बनाओ, है ना। और इस टाइप का आखिरी सवाल, फिर मैं आपको अगला टाइप करवाऊंगा। बताओ जल्दी से क्या आंसर है इसका? दो वस्तु का कॉस्ट प्राइस सेम है, साफ साफ बोल दिए बच्चों। दो वस्तु का सीपी सेम है, ठीक है। उसके बाद क्या है? एक वस्तु को 12% के प्रॉफिट पर और दूसरी वस्तु को पहली वस्तु से 3600 रुपए अधिक में बेचा जाता है। एक वस्तु को बेचा जाता है 12% के प्रॉफिट पे। हमें यह नहीं पता कि दूसरी वस्तु को कितने % प्रॉफिट में बेचा जाता है, लेकिन सवाल में कहा गया कि दूसरे आर्टिकल को पहले वाले आर्टिकल से 3600 रुपए ज्यादा में बेचा जाता है। यानी कि सेकंड आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो दूसरे पहले वाले आर्टिकल से 3600 रुपए ज्यादा है। यही ना मतलब कहने का। कुल लाभ कितना? कुल लाभ मतलब दोनों वस्तुओं पर मिलाकर, है ना। अगर हम इनको नाम दे दें, ये फर्स्ट आर्टिकल है, ये सेकंड आर्टिकल है, तो फर्स्ट प्लस सेकंड हुआ ना बच्चों। दोनों आर्टिकल पर कुल मिलाकर कितना प्रॉफिट है? 15 सही 27/51%। तो 15 सही 27/51, ये देखो ये कट भी तो रहा है ना। 3 से 27 9 बार और 3 से 51 17, है ना। तो कुल मिलाकर प्रॉफिट है 15 सही 9/17%, है कि नहीं सचिन? तो हमें कह सकते हैं कि ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है दोनों वस्तु फर्स्ट प्लस सेकंड में मिलाकर, वो कितना प्रॉफिट है?
15 सही 9/17%। पूछे क्या ईच वस्तु का सीपी, सवाल तो सेम है, करो। यहां पे क्या दिया, सेकेंड आर्टिकल को फर्स्ट आर्टिकल से 3600 रुपए ज्यादा में बेचा गया। तो अगर सीपी सेम है तो ओवरऑल प्रॉफिट ये जो होगा 15 सही 9/17, ये क्या होगा, एवरेज। आप बताओ 15 सही 9/17 से जो हमारा 12 है कितना कम है, 15 से 12 3 कम है, 3 सही 9/17% कम है कि नहीं, है कि नहीं सचिन। तो ये क्या होगा बच्चों, ये 3 सही 9/17% ज्यादा होगा। तो क्या आप ये नहीं सोच सकते कि यहां पे सेकंड आर्टिकल के सेलिंग प्राइस और फर्स्ट आर्टिकल के सेलिंग प्राइस को जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों का ही डिफरेंस होगा, होगा कि नहीं। जैसे यहां पर डिफरेंस क्या था, +6 और -6 का ही 12% डिफरेंस, तो यहां भी +3 सही 9/17 और भाई ये कितना, ये एवरेज से 3 सही 9/17% ज्यादा में बिका, ये एवरेज से 3 सही 9/17% कम में बिका। तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, 3 सही 9/17% का डबल नहीं हो जाएगा बच्चों, है कि नहीं सचिन, कोई दिक्कत। +3 सही 9/17% में से -3 सही 9/17% घटाएंगे, दुगना हो गया। +x में से -x घटाते हो क्या हो जाता है, 2x। तो यानी कि ये दोनों वस्तु के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस आ गया कि नहीं, डायरेक्ट आ गया ना, डायरेक्ट। और इसी की वैल्यू कितनी है सवाल में, इसी की वैल्यू सवाल में 3600 रुपए है। बताओ इससे आसान तरीका पूरी दुनिया में नहीं है करने का इसको, है कि नहीं सचिन। 2 से हमारा 3600 कितनी बार कट गया, और 3 सही 9/17, 17 थे 51 और 9, तो 60/17% की वैल्यू प्यारे बच्चों यहां पर 1800 रुपए। आपसे पूछा प्रत्येक आर्टिकल का सीपी, यानी कि 100% की वैल्यू पूछे तो 60 से 1800 कितनी बार कट जाएगा, 30 बार। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 17 उधर चला गया, 17 थे 51 500, 100% क्या आएगा, 2 जीरो चुपका दो, यानी कि 51,000 रुपए। सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है ना, गजब सवाल। तो सवाल तो बहुत आसान था, लेकिन यहां पे डेटा ऐसे दिया कि अगर आप ये ट्रिक नहीं जानते होगे तो पूरा कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा समय ले लोगे। समय आ गया सबको, है सचिन, आ गया सबके समझ में, ठीक है आगे चलें। इसी के साथ ये टाइप खत्म होता। तो कितना सिस्टमेटिक वे में हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना बच्चे। पहले हमने देखे आर्टिकल्स वाले सारे सवाल करे, फिर सेम कॉस्ट प्राइस पे जो भी बन सकता था सब करा, है कि नहीं बच्चे। आगे चले, अगला टाइप है सेम सेलिंग प्राइस। क्या है अगला टाइप, सेम सेलिंग प्राइस। आप दो वस्तु बेचते हो सेम सेलिंग प्राइस में। अभी तक क्या पढ़ा था, दो वस्तु आप खरीद रहे हो सेम सीपी में। यहां पे क्या, दो वस्तु आप खरीदते हो अलग अलग दाम में, लेकिन उनको बेचते सेम दाम में हो। चलिए सवाल नंबर 92। ए विलेजर बाइज ए गोट एंड ए शीप टुगेदर फॉर 14,250 रुपए, है ना। एक गांव वाले ने एक बकरी और एक भेड़ खरीदा, दोनों कितने में, 14,250 रुपए में, है ना। एक गांव वाले ने बकरी और भेड़ खरीदा, कुल मिला के 14,250 रुपए में, यानी कि बकरी प्लस भेड़ का कुल कॉस्ट प्राइस है 14,250, ठीक है बच्चों। ही सोल्ड द शीप एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। उसने भेड़ को 10% प्रॉफिट में बेचा, ठीक। उसने बकरी को 20% लॉस में बेचा, यही है। इफ ही सोल्ड बोथ द एनिमल्स एट द सेम प्राइस, लिख दिया ना। सवाल में बिल्कुल क्लियर लिखा होगा मोटे मोटे शब्दों में कि उसने दोनों ही जानवर को समान प्राइस में बेचा, बिल्कुल क्लियर लिखा है कि नहीं। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर एनिमल, सस्ते जानवर का क्रय मूल्य क्या था, सस्ते जानवर का बताइए। मान लो कि गांव वाले के पास जो बकरी है, बकरी का कॉस्ट प्राइस है जी, और जो शीप यानी कि भेड़ है, भेड़ का कॉस्ट प्राइस है एस। ये मैंने मान लिया है ना। मान लिया कि बकरी का कॉस्ट प्राइस जी है और भेड़ यानी कि शीप का कॉस्ट प्राइस एस है। अब दोनों को बेचता है। उसने जो है शीप को बेचा 10% प्रॉफिट पे, शीप का सीपीएस है ना,
एस पे कितना प्रॉफिट हुआ? 10%। आप बताओ, हर चीज 100% होती है। अगर 100% पे 10% का प्रॉफिट हुआ तो बच्चों बिका कितने में होगा? भेड़ 100, यानी कि भेड़ 110% में बिका है कि नहीं सचिन? उसने बकरी को बेचा 20% लॉस पर। भाई बकरी का सीपी कितना है जी? बकरी का सीपी कितना है? उसने बकरी को बेचा 20% लॉस पर। 100% पे 20% लॉस हुआ तो बकरी बिकी कितने में? कॉस्ट प्राइस के 80% में। बकरी अपने कॉस्ट प्राइस के 80% में बिकी कि नहीं बिकी? और भेड़ और बकरी दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? बराबर। ये भेड़ का सेलिंग प्राइस है, बकरी का सेलिंग प्राइस, दोनों क्या कर दिया हमने? इक्वल। तो जब ये इधर आएगा मेरे भाई, देखो जीरो और परसेंटेज तो कट ही गया ना, है कि नहीं सचिन? ये जी इधर आ गया तो शीप और बकरी के सीपी का रेशियो आ गया 11, उधर चला गया 8/, ये दोनों के सीपी का रेशियो आ गया। यानी कि अगर भेड़ का सीपी 8 यूनिट है तो बकरी का कितना है? 11 यूनिट, है ना? ये मैंने एस और जी क्या माना था? सीपी। तो दोनों जानवर का टोटल सीपी कितना है? 8 + 11, जबकि दोनों जानवर का टोटल सीपी है कितना? 14,219 यूनिट की वैल्यू ही 14,250 रुपए है। कितने गुना? तो ये आ जाएगा भैया 19 × 7 = 133, 19 × 5 = 95, 750 गुना। क्या आ गया? 750 गुना। तो आपसे क्या पूछा? सस्ते जानवर, सस्ता जानवर तो सी पे भेड़ 8 यूनिट, तो इसकी वैल्यू पूछे, 8 की वैल्यू भी 750 गुना आ जाएगी, यानी कि कितना? 6,000 रुपए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कोई डाउट? आगे चलते, बताइए, करो। बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। एक आदमी ने 11,520 रुपए में 2 भैंस खरीदी। पहली भैंस को, है ना, एक भैंस को 15% लॉस पर बेचा और दूसरी वाली भैंस को 19% के प्रॉफिट पर बेचा। ठीक है। सवाल में देखो आगे मोटा मोटा ही लिखा हुआ है कि दोनों भैंस का सेलिंग प्राइस क्या है? बराबर है। तो पहली भैंस का सीपी आपसे पूछा है, कोई दिक्कत? चले, बिल्कुल सेम टेक्नोलॉजी कि माना पहली भैंस का कॉस्ट प्राइस ए है और दूसरी भैंस का कॉस्ट प्राइस कितना है? बी, है कि नहीं सचिन? कि माना पहली भैंस का सीपी ए है, दूसरी भैंस का सीपी कितना है? बी। ये मान लिया पहली भैंस को 15% लॉस पर बेचा। पहली भैंस का कॉस्ट प्राइस ए है, पहली भैंस पे 15% लॉस हुआ, 100% पे 15% लॉस हुआ तो पहली भैंस बिकी कितने में? कॉस्ट प्राइस के 85% में, है ना? दूसरी वाली बफेलो को 19% प्रॉफिट में बेचा। दूसरी बफेलो का कॉस्ट प्राइस कितना है? बी। अगर बी पे 19% का प्रॉफिट होगा तो बिकेगी कितने में? 100% पे अगर 19% प्रॉफिट होगा तो दूसरी बफेलो बिकी है 119% में, कॉस्ट प्राइस के 119% में। ये पहली भैंस का और दूसरी भैंस का सेलिंग प्राइस क्या है? बराबर। बताओ किससे कट गया बच्चों ये? 17 से। 17 का पहाड़ा याद है तो काट लोगे ना आसानी। 17×5 = 85 और 17×7 = 119, यानी कि ये A/B आ गया कितना? 7/5। तो पहली और दूसरी भैंस का क्या आ गया? सीपी का रेशियो। पहली भैंस का सीपी 7 यूनिट है, दूसरी का कितना है? 5 यूनिट। दोनों का टोटल सीपी कितना है? 12। जबकि सवाल के अनुसार दोनों भैंस खरीदी कितनी आदमी ने? 11,520 रुपए में। तो 12 यूनिट की वैल्यू 11,520 रुपए। कितने गुना? 12 निम्मा 108 और 7 12 72, 960 गुना। तो पहली भैंस का क्रिय मूल्य 7 यूनिट, 7 की वैल्यू भी सवाल में क्या आ जाएगी बच्चों? 960 गुना। पहली भैंस का सीपीए माना है ना, तो ये 6300 और 420, 6720 रुपए। क्या आंसर आ गया? 6720। कर लोगे ना सवाल ऐसा? मुझे लगता है कर लेंगे बच्चों। ये बताइए, आगे चलते हैं। सवाल नंबर आपके सामने 94 करें। अभी ने 624 रुपए खर्च करके 2 आर्टिकल खरीदे, ठीक है?
अभी ने एक आर्टिकल को बेचा 14% लॉस पे एंड अदर एट ए प्रॉफिट ऑफ 14%, दूसरे को 14% प्रॉफिट पे। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज इक्वल, सवाल में साफ साफ लिखा है कि दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है ना। तो आपसे पूछा है दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस क्या है, सीपी का डिफरेंस आपसे पूछा है। कोई मुश्किल वाली बात है क्या बच्चों इस सवाल में? नहीं। हमने मान लिया कि दोनों वस्तु के कॉस्ट प्राइस हैं ए और बी, ए और बी मान लिए। तो अभी ने 624 रुपए में दो आर्टिकल खरीदे हैं। ये 624 रुपए जो है ये दोनों आर्टिकल का बच्चों टोटल कॉस्ट प्राइस है। क्या है ये? टोटल सीपी। कि अभी ने 624 रुपए में दो वस्तु खरीदे, दोनों का कुल क्रय मूल्य है। ठीक है। अब एक आर्टिकल 14% लॉस पे बेचा, पहले आर्टिकल का सीपीए है 100 पे 14% लॉस होगा तो 100 में से 14 घटे कितने में बिका? 86% में, है ना। दूसरा आर्टिकल को 14% प्रॉफिट पे बेचा, सीपीबी है 100 पे 14% का प्रॉफिट होगा, कितने में बिकेगा? 114% में। तो दिस शुड बी इक्वल, है कि नहीं? तो आप बताओ, यहां से 2 से कट जाएगा ये दोनों तरफ, है ना। तो पहले और दूसरे आर्टिकल के सीपी का रेशियो क्या आएगा? ए बटे बी। 114 बटे 86 2 से काटेंगे तो 57 बटे 43, ये आ गया ना सचिन। 114 बटे 86 2 से काट लेंगे, यानी कि पहले वाले आर्टिकल और दूसरे वाले आर्टिकल के सीपी का रेशियो है 57:40। कौन दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर। अब यहां पे ये बोला गया है कि उनके कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस, तो 57 और 43 का डिफरेंस कितना आएगा? 14। 7 में 3 गया 4 5, यानी कि जो भी आंसर आएगा बच्चों 14 का मल्टीपल होगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऑप्शन से चेक कर लेंगे, जो ऑप्शन 14 से कट रहा वही क्या है? आंसर। सॉल्यूशन करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। दोनों वस्तु अभी ने कितने में खरीदी है? 624 में। अच्छा, दोनों का टोटल सीपी कितना है प्यारे बच्चों? पहली का 57 है, दूसरी का 43, तो 57 प्लस 43 100। 100 की वैल्यू जो है वो सवाल में कितनी दी है? 624 रुपए। कितने गुना? 100 की वैल्यू 624 है, 6.24 टाइम्स, यही है ना। तो 14 की वैल्यू भी यहां पर 6.24 टाइम्स होगी, है कि नहीं बच्चों? तो क्या आएगा? 4 चौक 16 6, एंड में 6 आएगा। कौन सा ऑप्शन है? समझ में आया ना सब बच्चों को? चलिए आगे चलते हैं। आखिरी सवाल, इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन करेंगे, सवाल नंबर 96। ठीक है जी, बताइए। थोड़ा सा अलग है ये, है ना बच्चों? बनाओ। जोसेफ ने दो ऊनी जैकेट 2100 रुपए और 3150 रुपए में खरीदे। ठीक है। पहले जैकेट को K% प्रॉफिट पर, दूसरे जैकेट को K% लॉस पर बेचकर उसे ज्ञात हुआ कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? सेम। K का मान ज्ञात कर। सेलिंग प्राइस सेम करना है, लेकिन यहां पे वैल्यू कुछ अलग पूछे। क्या पूछा है? K का मान। घबराना नहीं है, जो बोला वो कर दो। सवाल में क्या बोला है? दोनों का सेलिंग प्राइस सेम करने के लिए बोला है ना बच्चे? कर दीजिए। जोसेफ ने दो ऊनी जैकेट खरीदे, पहला ऊनी जैकेट खरीदा 2100 रुपए का, दूसरा 3150 रुपए का। नाउ लिसन केयरफुली। पहले जैकेट को K% प्रॉफिट में बेचा, पहले वाले जैकेट को K% प्रॉफिट में और सेकंड वाले को K% लॉस पे। देखो हर चीज सीपी 100% होता है। अगर पहले वाले जैकेट पे K% प्रॉफिट हुआ तो बिका कितने में? 100% से K% ज्यादा, यानी कि 100 प्लस K% में बिका है कि नहीं? इतने में बिका। दूसरे जैकेट को बेचा K% लॉस पर, सीपी क्या होता है? 100%। 100% पे K% का लॉस हुआ, यानी कि सेकंड जीपी को, सेकंड जो है जैकेट को 100 से K- 100 से K% कम में बेचा है, 100% से K% कम में बिका है।
अब यहां से बस क्या कर देना है, दोनों को बराबर कर देना, दैट्स इट। कोई दिक्कत है इसमें? और आप ये बात जानते कि तो कट ही गया ना, है कि नहीं सचिन? 1 0 कट गया, 105 दूनी 210, 105 दिया 315। अंदर गुणा करेंगे 2 गुणा 100 और 3 गुणा 100 300 है ना, 2 गुणा 100 200 और 300, 200 और 300 का डिफरेंस 100। ये प्लस का 2 के और यहां गुणा होगी माइनस का 3 के, प्लस 2 के और माइनस 3 के का डिफरेंस आ गया 5 के, तो के कितना आ गया 20 आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? कर लोगे ऐसे सवाल? मुझे लगता है आप ऐसे सवाल कर लेंगे। आगे चलते हैं अगला टाइप। ठीक है बच्चों, अगला टाइप, छोटे छोटे टाइप हुआ आज की क्लास में, है ना? करो, बताओ। अगला टाइप है नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ ना हानि। मान लो प्यारे दोस्तों, आप एक व्यापारी हो, पहले कॉन्सेप्ट समझना, फिर सवाल तो ऐसे करोगे आप सवाल, है ना? ध्यान सुनिए। मान लो आप एक व्यापारी हो, आपने परचूने की दुकान खोली। परचूने की दुकान में आप सर्फ भी बेचते हो और साबुन भी बेचते हो, है ना? सर्फ साबुन दोनों बेचते हो, ठीक है बच्चों? अब मान लो कि सर्फ और साबुन दोनों वस्तु बेचने से आपको ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना ही कोई लॉस होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर सर्फ साबुन बेचने से ना तो आपको कोई प्रॉफिट होता ना ही कोई लॉस हो रहा है, इसका मतलब सारे सामान का टोटल कॉस्ट प्राइस सारे सामान के टोटल सेलिंग प्राइस के बराबर है। मान लो आप अपनी दुकान में दूध, चीनी, दही, चावल, नमक, जहर सब कुछ बेचते हो, ठीक है बच्चों? सब कुछ बेच रहे हो। अगर सारे सामान का टोटल सीपी सारे सामान के टोटल बिक्री मूल्य के बराबर हो जाए तो कोई फायदा हुआ आपको बेचने पे? कोई नुकसान हुआ? नहीं। तो क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन। अगर पूरे ट्रांजैक्शन में आपको ना तो लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रही है, इसका मतलब सारे सामान का, ऑल गुड्स का, है ना, ऑल गुड्स का टोटल कॉस्ट प्राइस टोटल सेलिंग प्राइस के बराबर है। क्लियर है? दूसरी बात, या मान लो आप सर्फ और साबुन बेचते हो, आपको सर्फ एक्सल पे सर्फ बेचने पे 10 रुपए का क्या होता है? प्रॉफिट। और साबुन बेचने पे आपको क्या होता है? 10 रुपए का नुकसान। सर्फ पे आपको 10 रुपए का फायदा हुआ, साबुन पे आपको 10 रुपए का नुकसान हो गया। तो बताओ कुल मिला के कितने रुपए का फायदा हुआ? 0। कुल मिला के कितने रुपए का नुकसान हुआ? 0। है ना बच्चों? यानी कि अगर आपको पूरी दुकानदारी पे पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा ना ही कोई लॉस हो रहा है, इसका मतलब यह है कि जो प्रॉफिट अमाउंट की वैल्यू है वो लॉस अमाउंट की वैल्यू होगी। अगर आप बहुत सारी वस्तु बेच रहे हो सकता है कुछ वस्तु पे आपको क्या हो रहा हो? प्रॉफिट। हो सकता है कुछ वस्तु पे क्या हो रहा है? आपको लॉस। तो अगर टोटल प्रॉफिट की वैल्यू टोटल लॉस के अमाउंट के बराबर है तो सब कट जाएगा। क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये दोनों ही बात होनी चाहिए कि अगर नो प्रॉफिट नो लॉस है, इसका मतलब कि एक वस्तु पे जितना प्रॉफिट है दूसरी वस्तु पे उतना ही लॉस होगा, है ना बच्चों? अगर कुल दुकानदारी में टोटल ट्रांजैक्शन में ना प्रॉफिट ना हानि है तो एक वस्तु पर जितना प्रॉफिट है दूसरे पर उतना लॉस होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए, इतना सा सवाल है, अब इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। ठीक है, 5 सवाल हम करेंगे। सवाल नंबर आपके सामने स्टूडेंट 97 बनाओ। लता ने 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदे, यानी कि 2 पंखों का कुल कॉस्ट प्राइस कितना है? 2160। बाय सेलिंग वन फैन एट ए प्रॉफिट ऑफ 15% एंड द अदर एट ए लॉस ऑफ 9%। लता ने पहले पंखे को 15% प्रॉफिट पर बेचा, दूसरे पंखे को 9% लॉस पर बेचा। सी नाइदर गेन नॉर लॉसेस इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। लेकिन क्या हुआ? पूरे ट्रांजेक्शन, पूरा ट्रांजेक्शन मतलब दोनों पंखों पर कुल मिलाकर, दोनों पंखों की कुल लागत पे ना तो कोई लता को फायदा हुआ ना ही कोई नुकसान हुआ। तो पूछा है कि प्रत्येक पंखे का कॉस्ट प्राइस क्या है। सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? करिए। अब आप सिंपल सोचो कि मान लिया पहले फैन का कॉस्ट प्राइस ए है और दूसरे फैन का कॉस्ट प्राइस कितना है? बी। मान लो पहले फोन का सीपी ए है और दूसरे फैन का सीपी कितना है? बी। यही है ना बच्चों?
लता ने 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदे, पहले पंखे को 15% प्रॉफिट पर बेचा। इसका मतलब पहले पंखे पे कितना प्रॉफिट हुआ? कॉस्ट प्राइस का 15%। बताओ ना बच्चों, पहले पंखे पे कितना प्रॉफिट हुआ? कॉस्ट प्राइस का 15%, है कि नहीं सचिन? तो पहले पंखे पे कॉस्ट प्राइस का 15% ये प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट है। ये क्या है? पहले पंखे पर प्रॉफिट। दूसरे पंखे पे लॉस हुआ 9%। दूसरे पंखे का कॉस्ट प्राइस कितना है? बी। तो दूसरे पंखे पे उसके लागत मूल्य का 9% क्या हुआ? लॉस, यानी कि नेगेटिव। तो दूसरे पंखे पे उसके लागत मूल्य का 9% लॉस हुआ। लेकिन दोनों पंखों पे मिला के ना तो कोई फायदा हुआ है ना ही कोई लॉस। इसका मतलब यह है कि पहले पंखे पे होने वाला प्रॉफिट दूसरे पंखे पर होने वाले लॉस के बराबर है। क्या है कि नहीं ऐसा कि पहले पंखे पे होने वाला प्रॉफिट दूसरे पंखे पर होने वाले लॉस के बराबर है कि नहीं बच्चों? क्लियर है? अगर ऐसा है मेरे प्यारे भाई तो आप बताइए, ये 15 से 9 कितनी बार कट जाएगा? कितनी बार कट जाएगा? 3 से 3 पंजे 15, 3 तिया 9। तो यहां से क्या आ जाएगा? ए रेशियो बी डायरेक्ट आ गया भाई, बी तो इधर आ जाएगा, 5 चला जाएगा उधर, 3:5। तो दोनों पंखों के डायरेक्ट क्या आ गया मेरे दोस्तों? सीपी का रेशियो। क्या आ गया दोनों पंखों के? सीपी का रेशियो आ गया 3:5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है भाई, अब सीपी का रेशियो आ गया तो आप आगे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान सुनेगा, इस चीज को यहां आप डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हैं। डायरेक्ट इस टाइप का कोई भी सवाल में आप सीधा ट्रिक लगा सकते हो, जिस सवाल में ये लिखा हुआ हो प्यारे भाई कि पूरे लेन देन में ना तो कोई लाभ हुआ ना ही कोई हानि। ठीक है बच्चे, दोनों पंखों के सीपी का रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा। डायरेक्ट आप बताइए, सिंपल लॉजिक है। आपने एक पंखे को 15% प्रॉफिट पर बेचा, दूसरे पंखे को 9% लॉस पर बेचा, ना तो कोई लाभ हुआ ना ही कोई हानि। तो दोनों पंखों के सीपी का रेशियो क्या होगा? रिवर्स कर दो, 9 इधर और 15 उधर, रिवर्स कर दो, 9:15 रिवर्स कर दीजिए, 9:15 यही आ जाएगा बच्चों। किससे चला गया ये? 3 से 3:5 डायरेक्ट आ गया। कि जब आप इसको इक्वल करते हो तो ऑलरेडी ये बी तो उधर जाता है, 15 उधर जाता है, रिवर्स ही तो हो जाता है ये। समझा ना बच्चों? तो आपके पूरा लिखने की ये कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या कर दीजिए प्यारे बच्चों, यहां पे रिवर्स, है ना। 9 पहले लिख लीजिए, 15 बाद में, और सीधा क्या ले लीजिए खटाक से? रेशियो। तो क्या आ जाएगा? दोनों वस्तु के सीपी का रेशियो आ जाएगा। समझ गए ना? दोनों वस्तु का टोटल सीपी कितना है? 3 + 5 8। भाई दोनों का टोटल सीपी कितना है? 3 + 5 8। दोनों का टोटल सीपी कितना? 2160 रुपए। कितने गुना? तो 8 किलो 2160 रुपए, 270 गुना। तो पहले पंखे का सीपी कितना है? 3 की वैल्यू भी 270 गुना 810 रुपए। दूसरे पंखे का सीपी कितना है? 5 की वैल्यू भी 270 गुना, यानी कि 1350 रुपए। 27 पंजे 105, 1350 रुपए। ये आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? करेक्ट ए। है कि नहीं सचिन? दिख गया क्या? सबको समझ में आना बच्चे? आगे चलो ये बताओ। ये सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो और आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल दोनों में आया, सेम सवाल सेम डेटा। ठीक है बच्चों, मैंने 1200 रुपए में 2 म्यूजिक प्लेयर खरीदे। पहले म्यूजिक प्लेयर को 13% लॉस पर, दूसरे म्यूजिक प्लेयर को 17% प्रॉफिट पर बेचा। ठीक है, कुल मिलाकर हमें ना तो कोई लॉस हुआ ना ही कोई प्रॉफिट हुआ। तो पहले म्यूजिक प्लेयर का सीपी कितना था बताइए? हमने 1200 रुपए में 2 म्यूजिक प्लेयर खरीदे। पहले म्यूजिक प्लेयर को आपने बेचा 13% लॉस पर, दूसरे म्यूजिक प्लेयर को आपने बेचा 17% के प्रॉफिट पर, और कुल मिलाकर हमें दोनों म्यूजिक प्लेयर पर कोई ना तो कोई फायदा हो रहा है ना ही कोई लॉस हो रहा है। यही है ना बच्चे? कोई दिक्कत? तो आपसे पूछा पहले म्यूजिक प्लेयर का सीपी कितना है, तो ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ। तो दोनों म्यूजिक प्लेयर के सीपी का रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा कि नहीं? क्या कर देना आपको? उल्टा, है कि नहीं? ये 17 उधर जाएगा और 13 इधर, यानी कि क्या आएगा? 17 उधर जाएगा और 13 इधर। 17 रेशियो 13, उल्टा कर देंगे ना, 17 पहले चला जाएगा 13 बाद में।
सीधा आ गया, सीधा दोनों के सीपी का रेशियो 17-13, दोनों का टोटल सीपी कितना है 17 + 13, दोनों का टोटल सीपी है 30, जबकि सवाल के अनुसार दोनों वस्तु का टोटल सीपी कितना है, दोनों म्यूजिक प्लेयर 1200 रुपए में खरीदे, तो 30 की वैल्यू सवाल में 1200 रुपए, कितने गुना 40 गुना। तो पहले म्यूजिक प्लेयर का कॉस्ट प्राइस, पहले म्यूजिक प्लेयर का कॉस्ट प्राइस कितना है 17 यूनिट है ना, तो 17 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 40 गुना 17 चौका 68, 680 रुपए आंसर कर लोगे। इससे ज्यादा तो टाइम नहीं लगेगा करने में, है कि नहीं बच्चे। 2 सेकंड में आपका सवाल खत्म हो गया, 2 सेकंड में ये बताएंगे। चलिए सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 99, सीडीएस के पेपर का क्वेश्चन है, बनाओ। एक आदमी एक्स को 34,500 रुपए में बेचता है और 15% का प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। वस्तु वाई को 10% लॉस पर बेचता है। इन दोनों ट्रांजैक्शन के कारण उसे ना तो कोई लॉस होता है ना ही कुल मिला के कोई प्रॉफिट होता है। तो पूछा है वाई का सेलिंग प्राइस क्या है, सवाल में क्या बोला है, वाई का सेलिंग प्राइस क्या है। करो एक लेवल हम ऊपर चले गए, टफ कर दिया सवाल को, है कि नहीं बच्चों। तो एक आदमी आर्टिकल एक्स को बेचता है 34,500 रुपए में, आर्टिकल एक्स का क्या है सेलिंग प्राइस, और आर्टिकल एक्स पे 15% का प्रॉफिट कमाता है कि नहीं सचिन। एक आदमी ने आर्टिकल एक्स को बेचा 34,500 रुपए में, आर्टिकल एक्स पे 15% का प्रॉफिट हुआ। आगे सवाल है, आदमी आर्टिकल वाई को बेचता है 10% के लॉस पर, ठीक है बच्चों। पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो उसे कोई प्रॉफिट हुआ है ना ही कोई उसे लॉस हुआ है। वाई का सेलिंग प्राइस याद करें। यहां प्रॉब्लम यह है कि एक्स का भी सेलिंग प्राइस दिया है और वाई का भी सेलिंग प्राइस ही पूछा है। यही बात है ना कि आपको यहां पे आर्टिकल एक्स का सेलिंग प्राइस दिया है और वाई का भी सेलिंग प्राइस ही पूछा है, यही तो बात है। तो आपको यहां फोकस सीपी पे नहीं करना, यहां से ये ट्रिक से क्या आ जाएगा सीपी का रेशियो। यहां आपको फोकस सीपी पे करना ही नहीं, आपको किस पे करना है डायरेक्ट सेलिंग प्राइस पे, है ना। तो आपको एक लेवल आगे सोचना पड़ेगा प्यारे बच्चों, आगे दिमाग लगाओ। सब बच्चे दिमाग लगाएंगे। ये है सीपी और ये क्या है एसपी। हम 2 आर्टिकल की बात कर रहे हैं, ये सीपी है और ये एसपी है। आर्टिकल एक्स और आर्टिकल वाई, पहला आर्टिकल एक्स और दूसरा कौन सा आर्टिकल है वाई, ठीक है बच्चों। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही समझ रहे हैं आपकी बात को। आदमी ने पहले आर्टिकल एक्स को 34,500 रुपए में बेचा, 15% का प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों 3/20। उसी आदमी ने आर्टिकल वाई को बेचा कितने 10% लॉस पर। आर्टिकल वाई को बेचा 10% लॉस पर। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10। अब आप ट्रिक समझना बेटा, कॉन्सेप्ट समझना, लॉजिक समझना कि अगर मैं यहां ध्यान से देखूं तो पहले आर्टिकल पे 3 यूनिट का प्रॉफिट है, दूसरे आर्टिकल पे 1 यूनिट का लॉस है। तो गलत बात है ना, है कि नहीं सचिन, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोनों पे कुल मिला के ना तो कोई लॉस होना चाहिए ना ही कोई प्रॉफिट। इसका मतलब एक आर्टिकल का प्रॉफिट दूसरे आर्टिकल के लॉस के बराबर होगा। एक आर्टिकल पे जितना प्रॉफिट है अगर दूसरे पे उतना नुकसान हो जाए तो कहां आ गए जीरो पे आ गए ना, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। यहां 3 का प्रॉफिट है, यहां 1 का लॉस, गलत बात है। तो +3 और -1 को क्या करना पड़ेगा सेम। तो यहां 3 और -1 को सेम करने के लिए यहां भी 3 बना लेते हैं। 3 बनाने के लिए ऊपर नीचे किससे गुणा 3 से गुणा, है ना। 1/10 को 3 से गुणा कर लेते हैं तो क्या आ गया -3/30। मैं ये कह सकता हूं कि पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है 20। 20 पे कितना प्रॉफिट हुआ 20 पे 3 का प्रॉफिट हो तो बिका कितने में है 23 यूनिट में बिका है। दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है वाई का कॉस्ट प्राइस कितना है 30, वाई का सीपी कितना है 30। वाई पे कितना लॉस हुआ 30 पे 3 का लॉस हुआ, बिका कितने में है 27 यूनिट में। तो क्या दिख नहीं रहा कि पहले आर्टिकल पे 3 का प्रॉफिट, दूसरे आर्टिकल पे 3 यूनिट का लॉस, ओवरऑल क्या हो गया नो प्रॉफिट नो लॉस। तो पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आर्टिकल एक्स का कितना है 23 यूनिट और दूसरे आर्टिकल वाई का सेलिंग प्राइस कितना है 27 यूनिट। आर्टिकल एक्स का सेलिंग प्राइस दे रखा है 34,000
500 रुपए। एक्सो कितने में बिकता है? 34,500 रुपए में बिकता है। तो 23 यूनिट के लिए 34,500 रुपए, कितने गुना? 23 से कम 23 और 11, 23 पंजे 115, 1500 गुना। तो वाई का भी सेलिंग प्राइस पूछा, तो 27 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी बच्चों? 1500 गुना। नहीं कि 27,000 और 27 पंजे 135, 27,000 और 13,500, कितना आ गया? 40,500 रुपए। तो आर्टिकल वाई का जो सेलिंग प्राइस आएगा वो 40,500 रुपए आएगा। क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट है? सबको समझ में आया ना? हालांकि अब तो आपने सब चीज ही पता कर ली, आपसे कुछ भी पूछ ले सब निकाल लोगे। तो यही बेस्ट मेथड है सवाल को करने का, ठीक है ना? चलिए एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बताओ चलो। करिए। शतक हो गया बच्चों पूरा इसी के साथ, है ना? एक आदमी 7,500 रुपीज में दो आइटम खरीदता है। एक आदमी ने दो वस्तु खरीदी, 7500 रुपया खर्च करे, है ना? वह 16% के प्रॉफिट पर एक वस्तु बेचता है, दूसरी 14% लॉस पर बेचता है। ठीक है बच्चों? सौदे में वह ना तो कोई लाभ कमाता है ना ही कोई नुकसान। पूरे सौदे में, है ना, इस पूरी डील में ना तो से कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ। तो पूछा दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या है। अब यहां भी सीपी नहीं निकालना। अगर आपसे सीपी पूछा होता तो डायरेक्ट हो जाता ना। यहां क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। अगर आप ऐसे करोगे, पहले दोनों आर्टिकल का क्या निकालो? कॉस्ट प्राइस निकालो, फिर क्या निकालो? उनका सेलिंग प्राइस निकालो, फिर क्या करो? उनका डिफरेंस करो। तो बहुत लंबा नहीं हो गया? तो हमें डायरेक्ट किस पे अटैक करना है बच्चों? सेलिंग प्राइस पे। तो फोकस करते हैं सीधा। एक आदमी ने दो आइटम खरीदे, कितने में? 7,500 रुपीज में, है कि नहीं सचिन? पहली वस्तु को बेचा उसने 16% प्रॉफिट पे। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 4/25। 4%, 1/25, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/25। दूसरी वस्तु को बेचा 14% लॉस पर। 14% की फ्रैक्शन वैल्यू कितने? 7/50। भाई ये तो गलत बात है ना, है कि नहीं बच्चों? ये तो गलत बात है कि पहली वस्तु पे 4 यूनिट का प्रॉफिट है, दूसरी वस्तु पे 7 यूनिट का लॉस है। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा भाई। भाई दोनों वस्तु पे ना तो कोई लाभ होना चाहिए ना ही कोई लॉस। यानी कि पहली वस्तु पे होने वाला प्रॉफिट दूसरी पे होने वाले लॉस के क्या होना चाहिए? बराबर। तो यहां 4 है, तो यहां 4 और 7 को क्या कर लेते हैं? इक्वल इक्वल, 28 28। तो 28 बनाने के लिए ऊपर ऊपर नीचे 7 से गुणा, और यहां 28 बनाने के लिए ऊपर नीचे किससे गुणा? 4 से गुणा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया। अब आप ये देखो प्यारे बच्चों कि दोनों वस्तुओं का टोटल सीपी कितना आ गया, दोनों वस्तुओं का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, बताइए। पहली वस्तु का सीपी है 25,175। दूसरी वस्तु का सीपी कितना है? 50 चौका 200। नीचे तो सीपी होता है ना, लेकिन दोनों वस्तु का टोटल सीपी कितना है? दोनों वस्तुओं का टोटल सीपी है 375 यूनिट। सवाल में इसे 375 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 7500 रुपए दी है। कितने गुना? 375 दूनी 750 होता है, यानी कि 20 गुना। कितने गुना? 20 गुना। लेकिन पूछा क्या है? सेलिंग प्राइस पे डिफरेंस। क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस में डिफरेंस। आप बताओ, पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस है, पहली वस्तु का सीपी कितना है? 25 सत्ते 175। 175 पे 28 का प्रॉफिट हो तो वस्तु बिकी कितने में? 203 में। 175 में 28 जोड़ेंगे क्या आएगा? 203। दूसरी वस्तु का सीपी कितना है? 200। 200 पे 28 का लॉस हो, 200 में से 28 घटाओ तो बिकी कितने में? 172 में। तो पहली वस्तु और दूसरी वस्तु के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है? 31 यूनिट आ गया कि नहीं आ गया डिफरेंस? पहली वस्तु का सीपी है 25 सत्ते 175, 28 का प्रॉफिट हो, बिकी कितने में? 203 में। दूसरी वस्तु का सीपी है 200, 200 पर 28 का लॉस हो, बिकी कितने में? 100। तो दोनों का डिफरेंस 31 हो गया ना सेलिंग प्राइस का। 31 की वैल्यू आपसे पूछे तो 31 की वैल्यू भी क्या आएगी? 31 का 20 गुना क्या आ गया? 600, 620 रुपए। ये आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? आई ना बात समझ में? कोई दिक्कत?
मुझे नहीं लगता यहां पे कोई डाउट है, कम से कम लिख के मैंने आपको चीज समझाई है ना बच्चों, क्योंकि यहां मैंने आपको डिटेल में लिख के बताया। कोई दिक्कत है? चले आगे चलते हैं, आखिरी सवाल आज की क्लास का भी और इस टाइप का भी। ठीक है बच्चों, बनाओ। सीजीएल 2021 प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है ये, है भाई, बनाएंगे। एक आदमी एक बैल को 25% लॉस पर और एक ऊंट को 15% प्रॉफिट पर बेचता है, ठीक है। तो उसे कुल जो है ट्रेड में ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। समझ में आई बच्चों बात? सवाल यह है कि अगर वह बैल को 10% लॉस और ऊंट को 20% प्रॉफिट पर बेचता है तो उसे ट्रेड में, बिजनेस में कुल लाभ या हानि क्या होगी? और आपके सामने एबीसीडी करके 4 ऑप्शन है। समझ में आया बच्चों? बताओ। लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, हाई लेवल का सवाल है बच्चों, है ना। बेशक प्री में आया पर ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, बनाइए। ये एक सवाल है ही नहीं भाई, ये क्या है? 2 सवाल है। क्या है ये? 2 सवाल। ध्यान सुनेगा। आप पहली लाइन पढ़ो कि जब एक ट्रेडर एक बुल बेचता है 25% लॉस पे और एक कैमल बेचता है 15% प्रॉफिट पे, तो उसे ना तो कोई गेन होता है ना ही कोई लॉस होता है। तो क्या आप इस वाली लाइन से बुल और कैमल के सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं? है कि नहीं सचिन? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज जो भी पूछ रहा है वो हमेशा किसको बेस मान के निकाला जाता है? सीपी को। तो आपको क्या चाहिए सबसे पहले? सीपी। तो हमारी वो ट्रिक यहां पे लग जाएगी। अगर नो प्रॉफिट नो लॉस दिया हुआ किसी सवाल में, आपने बुल को बेचा 25% लॉस पे, कैमल को बेचा 15% प्रॉफिट में, तो सीपी का रेशियो क्या आएगा मेरे दोस्तों? 15 इधर और 25 उधर। उल्टा कर दो ना, तो बुल और कैमल के सीपी का रेशियो आ गया 15:25। ये किससे कट गया भाई? ये कट गया 5 से। 5 तिया 15, 5 पच्चे 25, यानी कि 3:। तो हमें कह सकते हैं बुल और कैमल के लागत मूल्य का रेशियो 3:5। बुल और कैमल के सीपी का रेशियो। ये एक सवाल यहां तक निकाल लिया आपने। आगे एक और क्वेश्चन बना दिया कि अगर बुल को 10% लॉस पे बेचा जाए, क्या बेचा जाए? बुल को, है भाई, सांड को 10% लॉस पे बेचा जाए और कैमल को 20% प्रॉफिट पे बेचा जाए। बैल को 10% लॉस पे बेचा जाए और कैमल यानी कि ऊंट को 20% प्रॉफिट पर बेचा जाए, तो उसे व्यापार में, व्यापार का मतलब क्या है? बुल प्लस कैमल दोनों पर मिलाकर कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी? यही सवाल है। बुल और कैमल दोनों पे मिलाकर कुल कितने परसेंट लाभ या हानि होगी? तो बेटा बीच में क्या आ गया? प्लस। और जहां बीच में आया प्लस वहां क्या लग जाएगा? डेविएशन। डेविएशन लगा लो, या डेटा बहुत आसान है, वेटेड एवरेज लगा लो। बुल पे कितना लॉस हुआ? बुल पे लॉस हुआ 3 का 10% माइनस का 30। बुल पे लॉस हुआ 3 का 10% माइनस का 30। कैमल पे कितना प्रॉफिट हुआ? 5 का 20% यानी कि 100। तो प्लस का 100 और माइनस का 30 कितना हो गया? 70। तो 70% प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों। कितने के समान पे? 3 + 5 8 के समान पे। तो 70/8 आ गया। 70/8 का मतलब 8 अट्टे 64, 64 और 6 70, 6/8 यानी कि 3/4। तो 8 सहित 3/4% क्या आ गया? ओवरऑल प्रॉफिट। और 8 सहित 3/4 कितना होता है? 8.75%। समझ में आया बच्चों? मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, ये टाइप भी समाप्त होता है। अगली क्लास में ये शीट लगभग खत्म हो जाएगी और हम प्रॉफिट लॉस की दूसरी शीट शुरू करेंगे बहुत जल्द। ठीक है, चलिए बाय।